इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की विमेंस टीमों के बीच होने वाला विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का मैच नंबर 22 जो कि लॉर्ड्स लंदन के उस मैदान पर खेला जाएगा जहां पर इस पूरे टूर्नामेंट का यह पहला मैच होगा। और वहां की पिच का कैसा नेचर होता है, मैच के आगे बढ़ने के साथ साथ वहां पर बैटिंग करने वाली टीमें या बॉलिंग करने वाली टीमें किस तरीके से डोमिनेट करती हैं और किस तरीके की बॉलर्स पहली इनिंग में और सेकेंड इनिंग में अलग अलग तरीके से यूजफुल होंगी और किस नंबर पर बैटिंग करने वाली बैटर्स यहां पर बेस्ट होंगी आपको अपनी टीम में ले जाने के लिए, वो इस पूरे वीडियो को दौरान आप शुरू से अंत तक समझेंगे। जिसके शुरुआत में करूंगा सबसे पहले पिच रिपोर्ट से। उसके पहले बता दूं कि जो वेस्ट इंडीज की टीम है और जो इंग्लैंड की टीम है, इन दोनों ने ही इस विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के अंदर तीन तीन मुकाबले खेले और उन तीनों मुकाबलों को जीता। दोनों ही टीमें काफी शानदार परफॉर्मेंस देकर के यहां तक पहुंची हैं और आज के इस मैच में जो 24 जून को खेला जाएगा लॉर्ड्स लंदन के उस मैदान पर, जिसके बारे में आपको मैं ऑलरेडी बताने की कोशिश कर ही चुका हूं कि यहां पर जो पिछले 6 मुकाबले खेले गए थे वो इस टूर्नामेंट के एक भी मैच उसमें से है नहीं, चूंकि इस टूर्नामेंट का यानी कि वर्ल्ड कप का यह पहला मैच होगा इस ग्राउंड पर। लेकिन जो इसके पहले कुल टोटल 6 टी20 मुकाबले विमेंस फॉर्मेट के खेले गए हैं उसके बेसिस पर अगर आप इस मैदान को समझने की कोशिश करें तो एक तो स्कोरिंग पैटर्न आपके सामने यहां पर मैंने उन आखिरी 6 मैचेस के स्कोर कार्ड को पूरा का पूरा लिख करके यहां पर आपको दिखाई दिया, जहां पर आप ये भी देख पाएंगे कि शुरुआती पावर प्ले के ओवर्स में क्या कंडीशन पहली और सेकेंड इनिंग के दौरान यहां पर बैटिंग करने वाली टीमों का होता है और इवन आपको हर एक इनिंग के अंदर कितनी विकेटें पेस को, कितनी विकेटें स्पिन को मिलती दिखाई पड़ी हैं, वो भी आपको यहां पर पूरा डेटा आपके सामने मैंने लिख दिया है, जिसको आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। और ये भी बता दूं कि ये जो 6 के 6 मुकाबले हैं ये सारे के सारे दिन के मुकाबले, तो ये भी जानना काफी जरूरी है क्योंकि इन 6 मुकाबलों में अगर आप देखें तो 4 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। और जनरली अगर दिन के मैचेस में ऐसा होता है तो आप मान करके चल सकते हैं कि रात के मैचेस में यही जो रिजल्ट है एक बार फिर से और होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि रात में जब टेम्परेचर ड्रॉप करता है, फ्लड लाइट्स यहां पर जल जाती हैं तो बल्ले पर गेंद और आसानी से आती है। तो चाहे दिन का मैच हो चाहे रात का मैच हो, एक ऐसा ग्राउंड है जहां पर बैटिंग सेकंड करना ही किसी भी टीम के लिए एक बेस्ट ऑप्शन होता है टॉस जीतने के बाद, जैसा कि पिछले 6 में से 4 मैचेस में हुआ भी है जहां पर बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें मैचेस जीती हैं। और इन 6 मैचेस में जहां पर स्पिन को 27 विकेटें मिली हैं, पहली इनिंग में 14 और सेकंड इनिंग में 13, जो कि दिखाता है कि पूरे मैच के दौरान स्पिनर्स यहां पर गेम में बनी रहेंगी। लेकिन तेज गेंदबाजों की बात करें तो जो टोटल 32 विकेटें पिछले 6 मैचेस में मिली हैं उसमें से 23 विकेटें तो पहली ही इनिंग के अंदर मिल गई हैं, लेकिन सेकंड इनिंग के अंदर केवल 9 विकेटें मिली हैं। यानी कि पहली इनिंग में पेसर्स के लिए यहां पर हेल्प होगी, लेकिन सेकंड इनिंग में जो थोड़ी बहुत भी हेल्प है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है और इसी वजह से सेकंड इनिंग में बैटिंग करना यहां पर ज्यादा आसान होता चला जाता है। तो जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि जो भी टीम यहां पर टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करने की कोशिश करेगी और वही टीम आज के इस मैच में ज्यादातर फेवरेट होगी भी किसी भी मैच को जीतने के लिए। अगर हम ग्राउंड के हिसाब से बात करें, चूंकि इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज की टीमें वैसे भी काफी अच्छा परफॉर्म करके आई हैं, लेकिन टीम बाय टीम अगर आप आगे चल करके कंपैरिजन करेंगे तो उससे आपको कुछ आइडिया मिलेगा कि एक्चुअली क्या ऐसी कोई टीम है जो पहले भी बैटिंग करके मैच को जीत सकती है, वो जानना काफी जरूरी है। लेकिन उसके अलावा एक और बात जो जाननी जरूरी होगी कि मैच के शुरू होने के पहले वेदर कैसा है, क्योंकि इंग्लैंड के अंदर वेदर इतनी तेजी से चेंज होता है कि उसका फोरकास्ट बताना बिल्कुल भी फायदे वाली बात है नहीं। लेकिन टॉस के बाद वो चीज जाना जरूरी होगा और उसके बाद जो पिच मिली है वो कैसी है, क्या उस पर थोड़ी बहुत भी ग्रीनरी है या नहीं, वो भी आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ उसकी बेसिस पर कैसी फाइनल टीम बननी चाहिए कप्तान और वाइस कप्तान के ऑप्शन के साथ, वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन बताऊंगा कहां, वो बताऊंगा आपको मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर। दोनों जगहों का जो लिंक है आपको मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है उसमें आपको दे दिया है। जाकर के लिंक्स को क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को जल्दी से ज्वाइन करिए, जहां पर आपको सारे फर्दर अपडेट्स और फाइनल टीम मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ ये भी जान लीजिएगा कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा शुरू से अंत तक देखा तो ना सिर्फ अपनी आप स्मॉल लीग की टीम बना पाएंगे, मल्टीपल टीमों वाला कॉन्टेस्ट का भी एक आसान सी टीम बना पाएंगे, कई सारे कॉम्बिनेशन बना पाएंगे। और उसको जानने के लिए पूरा वीडियो आप जरूर देखिए। लेकिन उसके पहले सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर वेस्ट इंडीज की टीम की, जिनका जो पिछले मैच में प्लेइंग 11 और बैटिंग ऑर्डर उतरा था वो कुछ इस हिसाब किताब का था, जो कि सब कुछ आपके सामने प्लेयरों के नाम के साथ है। और उसके अलावा जो इनके पास बेंच है उस बेंच पर आपको ये 4 बैटिंग ऑप्शन या बॉलिंग ऑप्शन जो भी हैं वो बैठी हुई दिखाई पड़ी थी। और उसके अलावा जो पिछले मैच में बॉलिंग कुल मिलाकर के 6 बॉलर्स ने करी थी, उसमें किस किस बॉलर ने किस किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी थी उस पर्टिकुलर मैच की, इस पर्टिकुलर इनिंग में, वो सारा डेटा आपके सामने है। और इससे ये भी पता चल जाएगा कि कौन सी बॉलर कितने ओवर करते हैं। जैसे हेली मैथ्यूज तो आपको पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे ही, साथ ही साथ यहाँ पर करिश्मा रामहरक जैसे इनके जो ऑफ स्पिनर है ये तो आपको पिछले मैच में 3 ओवर करते दिखाई पड़ी ही थी। अश्विनी मुनीसर ने भी 4 ओवर किए थे, उसका रीजन था क्योंकि वहां पर स्पिनर्स को हेल्प मिल रही थी। और इवन एफी फ्लेचर जैसे लेग स्पिनर ने भी पूरे 4 ओवर किए थे। यानी कि सीधे सीधे अगर आप देखें तो इनके 4 स्पिनर्स ने मिलकर के मेजॉरिटी ओवर करे थे
और बाकी जो इनके पेसर्स हैं चैनल हेनरी और आलिया एलिन, इन दोनों ने मिल करके केवल 5 ओवर करे थे। लेकिन जैसे ही आपने अभी पीछे पिच रिपोर्ट देखी और उसके बाद जो टॉस के बाद के अपडेट्स होंगे वेदर को लेकर के, वो जैसे ही हमको पता चलेगा क्लियर, काफ़ी हद तक हम यहाँ पर समझ पाएंगे कि आज के इस मैच में क्या आलिया एलिन या चैनल हेनरी पूरे ओवर करेंगी या नहीं करेंगी। क्योंकि मैच के आगे बढ़ने के साथ आपको पता ही है कि यहाँ पर पेसर्स के लिए गेम खत्म हो जाता है, लेकिन स्पिनर्स जो हैं वो दोनों इनिंग्स के दौरान गेम में बनी रहेंगे। तो एक तो ये डेटा आप जरूर देख करके रखिए कि ये 6 मेन बॉलर्स हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आपको टॉस के बाद क्लियर हो पाएगा अगर आपने जो मैंने बताया समझ गए होंगे पिच रिपोर्ट को लिंक करते हुए कि कौन सी बॉलर ज़्यादा जरूरी होंगी मैच के शुरू होने के जस्ट पहले, और ये जानने के बाद कि किस टीम की किस इनिंग की बैटिंग या बॉलिंग है। फिलहाल तो आप चाहें तो वेस्ट इंडीज़ की विमेंस टीम का पूरा करियर डेटा देख सकते हैं, हर एक प्लेयर का क्या एक्सपीरियंस है T20 फॉर्मेट में, वो सब कुछ आपके सामने, इसको पढ़ करके सुनाना तो कोई ज़रूरत है नहीं, वीडियो को रुक करके आप यहीं पर देख लीजिएगा। लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा और बात करूंगा सबसे पहले रीसेंट फॉर्म की। और रीसेंट फॉर्म में जैसा आपको मैं बता भी चुका हूं पीछे कि ये टीम कुल मिलाकर के 3 मुकाबले खेल चुकी है, 3 के तीनों मुकाबले जीती है। और कोई टीम अगर 3 के तीनों मुकाबले अपने किसी टूर्नामेंट के जीत चुकी है शुरुआती, तो साफ सी बात है कि परफॉर्मेंस पूरे टीम की ही काफी अच्छी रही होगी। और उस टीम के हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस अगर आप 1 बाय 1 देखना शुरू करें तो हेली मैथ्यूज, जिन्होंने अभी तक के 3 मैच में एज ए बॉलर ही अगर आप देखें तो टोटल 2 बार 3-3 विकेट, एक बार 1 विकेट लिया है, बल्ले से 17, 14 और 48 रन की पारी खेली है। और उस तरीके की परफॉर्मेंस दिखाई है जो कि ये करते भी हैं कि इनको अपने टीम में तो सबसे पहले वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम की तरफ से आप लेकर के जाएं। बाकी डिएंड्रा डॉटिन जो कि खुद एक ऑलराउंडर हैं, हालांकि बॉलिंग करने की बात करें तो पिछले 2 मैच में बॉलिंग तो किया था इन्होंने, लेकिन लास्ट वाले मैच में बॉलिंग करते दिखाई नहीं पड़ी थी। लेकिन इनकी जो यूटिलिटी है ओवरऑल वो इनको काफी बेहतर ऑप्शन बना देती है। ओवरऑल एक जो इंपैक्ट ये लेकर के आती हैं ऑलराउंडर के तौर पर, लेकिन इसमें भी पहली इनिंग की बॉलिंग अगर होती है इस टीम की तभी। और उसके बाद आती है सीमेन कैम्बेल, इनके विकेट कीपर बैटर, जिन्होंने पहले 2 मैचेस तो कमाल के खेले, जिसमें एक न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया मैच जो कि करंट चैंपियन है उसके खिलाफ खेलेगी। ये 90 रन की कमाल की पारी इनको उस लेवल पर लेकर के आ गई है कि अब ये लगभग सभी के टीम में होंगी। तो इस टीम की ये 3rd या 2nd बेस्ट बैटिंग ऑप्शन है जिनको आप लेके जा सकते हैं। और साथ ही साथ स्टेफनी टेलर जो एक्सपीरियंस लेकर के आती है, अभी तक जो 2 मैचेस खेली हैं एक बार भी आउट हुई नहीं है, 27 और 47 नंबर की पारियां खेल करके। लेकिन साथ ही साथ जो ये आपके टॉप ऑर्डर की चारों बैटर्स टीम में अगर आ जाती हैं तो उसके बाद जहांजारा क्लैक्सटन, जनीलिया ग्लासगो, ये 2 ऐसी ऑप्शन है जो कि निश्चित तौर पर थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूट करती रही हैं, लेकिन वो कंट्रीब्यूशन इनका है ही नहीं कि इसके दम पर आप अपनी टीम में लेकर के जाएं। एक्चुअली इनकी जरूरत आपको पड़ेगी भी नहीं। लेकिन बाकी जो 4 ऊपर टॉप ऑर्डर की बैटर्स थी उनके अलावा एक नाम यहाँ पर चैनल हेनरी का होगा, जिन्होंने अभी तक के 2 मैच में केवल 1 विकेट लिया है। एक नाम अश्विनी मुनीसर का होगा, जिन्होंने पिछले मैच में 1 विकेट लिया था एक ऑफ स्पिनर के तौर पर। और एक और ऑप्शन यहाँ पर आलिया एलिन का होगा, एक मीडियम पेसर के तौर पर, जो अभी तक 3 मैच में 8 विकेट ले चुकी हैं। तो परफॉर्मेंस के हिसाब से और जो एक फ्रीक्वेंसी है कि सबसे ज्यादा बॉलिंग कौन करेगा उसके हिसाब से और कितनी विकेट उस बॉलर ने निकाली उसके हिसाब से देखें तो आलिया एलिन एक बेस्ट ऑप्शन इन तीनों में से है। लेकिन एक चीज आपको मैं क्लियर कर चुका हूं कि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर पेसर्स के लिए कुछ खास बचता है नहीं। तो उस कंडीशन में आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि सेकेंड इनिंग की अगर बॉलिंग है तो आलिया एलिन की जहां पर आप अश्विनी मुनीसर को ट्राई कर सकते हैं। और इवन चैनल हेनरी तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन है, जिनको एक ट्रम्प ऑप्शन के तौर पर पहली इनिंग की बॉलिंग में आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे सेफ होगा वो आलिया एलिन होंगी। और उसके अलावा एफी फ्लेचर और करिश्मा रामहरक जैसी 2 स्पिनर्स हैं जो अभी तक के खेले गए 3-3 मैचेस में, उसमें से एफी फ्लेचर ने 3 विकेटें ली हैं, करिश्मा रामहरक ने 2 विकेटें ली हैं। लेकिन दोनों की बॉलिंग फ्रीक्वेंसी की बात करें तो सबसे ज्यादा बॉलिंग करने के चांसेस किसी के होते हैं तो वह एफी फ्लेचर के, एक लेग स्पिनर के तौर पर। चूंकि करिश्मा रामहरक पहले 2 मैच में कुछ खास अच्छी बॉलिंग कर भी नहीं पाई थी, पिछले मैच अभी इनको 2 विकेट जरूर मिल गया लेकिन पूरे 4 ओवर इन्होंने किए नहीं। और चूंकि अश्विनी मुनीसर भी टीम के अंदर अगर होती हैं प्लेइंग 11 में, जो कि होंगी भी पॉसिबली, तब उस कंडीशन में ये दोनों मिल करके कितने ओवर कर देंगे, एक तरीके की बॉलर हैं, वो कहना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो पूरी तरह से सेफ अगर आप खेलना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से एफी फ्लेचर बेटर ऑप्शन है और करिश्मा रामहरक एक अच्छी ट्रम्प ऑप्शन है जिनको आप लेके जा सकते हैं। और चूंकि सामने इंग्लैंड की टीम है जो बहुत अच्छा स्पिन खेलती नहीं, तो निश्चित तौर पर एक अच्छा ऑप्शन होंगे। आप चाहें तो किसी पेसर के जहां पर भी आप इनको एक यूटिलिटी वाइज ज्यादा बेहतर ऑप्शन मान सकते हैं और वो पेसर आलिया एलिन ही हो सकती हैं। तो मेरे हिसाब से तो अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो एक तो यहाँ पर एफी फ्लेचर हो गई, दूसरी यहाँ पर हो गई आलिया एलिन, और साथ ही साथ टॉप ऑर्डर की चारों बैटर्स, ये 6 बेस्ट ऑप्शंस हैं। हालांकि इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि जो चारों टॉप ऑर्डर की बैटर्स इनके पास हैं उसमें सामने इंग्लैंड की टीम है और उनके पास भी एक विकेट कीपिंग सेक्शन में बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। तो अगर आप वो रिस्क ले सकें, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ले सकते हैं, ज़्यादा दिक्कत है नहीं, सीमेन कैम्बेल को ड्रॉप करके बाकी तीनों बैटर को रख करके कोई भी एक एक्स्ट्रा बॉलर, चाहे वो करिश्मा रामहरक हो चाहे वो चैनल हेनरी हो, अपनी टीम में आप इनको लेके जा सकते हैं। इवन अश्विनी मुनीसर को भी, लेकिन अश्विनी मुनीसर सबसे रिस्की होंगी। सेफ खेलना चाहते हैं तो पहली इनिंग की बॉलिंग हो तो चैनल हेनरी
हेनरी को, सेकेंड इनिंग की बॉलिंग हो तो करिश्मा राम हरक को आप ट्राई कर लीजिएगा सेमन कैम्बेल की जगह पर। ये आप कर सकते हैं निश्चित तौर पर, और यही कुछ बेहतरीन ऑप्शंस हैं जिसमें से 6 बेस्ट ऑप्शन मैंने आपको बताए और 2 से 3 ऑप्शन आपको मैंने डिफरेंशियल बताए, जिनको आप अलग अलग मल्टीपल टीमें बनाते हैं तो रोटेट कर सकते हैं। बाकी हेड टू हेड के आंकड़े अगर आप देखना चाहें तो यहाँ से भी थोड़ी बहुत मदद ले सकते हैं कि इंग्लैंड की विमेंस टीम के खिलाफ हेली मैथ्यूज और डिएंड्रा डॉटिंग के नंबर्स अगर आप देखें तो ठीक ठाक से हैं। हालांकि सेमन कैम्बेल कुछ खास कर नहीं पाई है। स्टेफनी टेलर T20 फॉर्मेट में इंग्लैंड के खिलाफ खेली नहीं है, जहां ज़्यादा क्लैक्सटन का वो यूज होता नहीं। चिनल हेनरी के भी 7 मैच में केवल 3 विकेटें हैं, और नंबर्स के हिसाब से जाएं तो कुछ हद तक एफी फ्लेचर यहाँ पर ठीक दिखाई पड़ती हैं, लेकिन बाकी किसी भी प्लेयर के नंबर ऐसे हैं नहीं कि उस नंबर के बेसिस पर आप एक्चुअली किसी को ट्राई करें। तो नंबर प्लेयर्स तो आपके पास निश्चित तौर पर 6 काफ़ी बेहतरीन थी, लेकिन हेड टू हेड के नंबर देखने के बाद ये साफ पता चलता है कि इंग्लैंड की टीम डोमिनेट करती है वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम को, और उसका रीजन भी आगे आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ हेड टू हेड के नंबर में तो आपको दिखाई पड़ा, देखिए रीसेंट फॉर्म में जो यूटिलिटी प्लेयर्स थे उनके बारे में आपको मैंने क्लियर किया, और इस मैदान पर जो परफॉर्मेंसेज रही हैं, यहीं पर 2 मैच में हेली मैथ्यूज ने 100 रन बना रखे हैं, डिएंड्रा डॉटिन ने यहीं पर 4 मैच में 95 रन बना रखे हैं, 1 विकेट भी लिया है, लेकिन बाकी कोई प्लेयर यहाँ पर खेली है नहीं। और जब बात आती है प्लेयर बैटल की, तो एक तो क्लियर कट आपको हमेशा से पता होगा कि चाहे वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम हो चाहे मेंस टीम हो, दुनिया भर की टीमों में सबसे खराब स्पिन खेलने वाली कोई टीम है तो वो वेस्ट इंडीज की ही टीम मानी जा सकती है, जिसमें विमेंस टीम को भी आप लेकर के आ सकते हैं। और सामने की टीम में चाहे कोई भी स्पिनर हो, चाहे वो चार्ली डीन हो, चाहे लिंडसे स्मिथ हो, या इवन अगर आप ओवरऑल एज अ बॉलिंग टाइप देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर हो, ऑफ स्पिनर हो, लेग स्पिनर हो, कोई भी बॉलर हो, आप सीधे सीधे इस टीम के खिलाफ उतार सकते हैं, खास करके अगर वो बॉलर पूरे 4 ओवर करती हो। बाकी इंडिविजुअली अगर आप नंबर्स देखें तो चार्ली डीन के, लिंडसे स्मिथ के और टाइप ऑफ बॉलिंग में लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग के आंकड़े आप यहाँ पर डिएंड्रा डॉटिन के खिलाफ, और ठीक उसी तरह से हेली मैथ्यूज और सेमन कैम्बेल के खिलाफ भी जो नंबर्स हैं, जिसमें नटाली सीवर ब्रंट भी हैं जो कि पहला मैच खेली थी लेकिन बॉलिंग करता दिखाई पड़ी भी नहीं थी, वो आप देख सकते हैं। कम से कम यहाँ से एक बात तो क्लैरिटी आप ले ही सकते हैं कि इंग्लैंड की टीम जिनका प्लेइंग 11 आपके सामने है, यहाँ से कोई भी स्पिनर जो आपको टीम में खेलते दिखाई पड़े, चाहे वो लिंडसे स्मिथ हो, चाहे वो चार्ली डीन ऑफ स्पिनर, चाहे वो सोफी क्लिस्टन हो, ये आपकी टीम में सीधे सीधे आ जाती हैं। और बाकी भी जो 2 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने दिखाई पड़ रहे हैं जो प्लेइंग 11 में खेली थी पिछले मैच में, वो तो आप यहाँ पर देख ही पा रहे होंगे, जिसमें से नटली सीवर ब्रंट सेकंड वाले मैच में रिटायर्ड होकर के बाहर हुई थी और उसके बाद प्लेइंग 11 में लास्ट वाले मैच में खेली नहीं। तो अगर ये वापस आती हैं, वो तो फिटनेस का इशू है, वो अगर फिट होंगे तो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम पर कर दूंगा। सोफिया डंकले की जहाँ पर तब ये वापस आ पाएंगी अगर आती हैं तो। और बाकी भी जो और इनके पास 3 नाम हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जो पिछले मैच में बॉलिंग इनके तरफ से 6 बॉलरों ने करी थी, जिसमें डैनियल गिब्सन और फ्रेया कैंप ने 2-2 ओवर करे थे और बाकी चारों बॉलरों ने पूरे 4-4 ओवर किए थे। और आज भी यही होता हुआ आपको काफ़ी हद तक दिखाई पड़ सकता है, और किसने किस ओवर में आकर के बॉलिंग करी थी वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बाकी करियर के स्टैट्स अगर आप देखना चाहें इंग्लिश विमेंस टीम के प्लेयर्स के, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे जरूरी चीज़ है रीसेंट फॉर्म, वो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। और जैसा कि आपको मैं कुछ देर पहले बताया था कि नटली सीवर ब्रंट जो पहले और दूसरे मैच में खेली थी, 48 और 46 नाबाद की 2 पारियां इन्होंने अच्छी खेली, लेकिन दूसरे मैच में रिटायर्ड हॉट होकर के बाहर हो गई और फिटनेस की वजह से पिछला मैच नहीं खेली। और इनकी जहाँ पर जो पिछला मैच खेली वो थी सोफिया डंकली, इन्होंने शानदार 57 रन की पारी खेल दी। तो इन दोनों में से जो भी प्लेइंग 11 में खेलता है वो एक बढ़िया ऑप्शन तो होगा। और इवन नटली सीवर खेलेंगी तब तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है ही। हालांकि बॉलिंग ये करेंगे कि नहीं करेंगे उसका अपडेट आपको मैं टॉस के बाद ही दे पाऊंगा, जो कि पहले 2 मैच में इन्होंने किया नहीं था। लेकिन जो बाकी ऑप्शन है, जिसमें से डैनी वैट ने पहले मैच में सेंचुरी लगाई और उसी पहले मैच में एबी जोन्स ने हाफ सेंचुरी लगाई, लेकिन बाकी के दोनों मैच में दोनों की दोनों जल्दी जल्दी आउट हो गई थी। वहीं पर एलिस कैप्सी की बात करें तो इन्होंने पिछले मैच में 40 रन बनाए। हेदर नाइट ने दोनों मैच में 25 और 26 रन की पारियां खेली जब इनकी बैटिंग आई। फ्रेया कैंप ने 39 नाबाद की पारी, 1 विकेट, 2 रन कोई विकेट नहीं और 4 विकेट की 3 शानदार परफॉर्मेंस दे रखी है। और एक ऑलराउंडर के तौर पर तगड़ा इंपैक्ट इनका रहा है इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर। और वही सेम चीज डैनी गिब्सन ने भी किया है, ताबड़तोड़ बैटिंग और प्लस अपनी बॉलिंग से अच्छा खासा इंपैक्ट इन्होंने ये भी छोड़ा है। और बाकी इसके बाद आती हैं इनके स्पिनर चार्ली डीन, इन्होंने 3 मैचेस में 5 विकेटें निकाली हैं। इसके बाद आती हैं सोफी क्लिस्टन, ये भी 3 मैच में टोटल 7 विकेट ले चुकी हैं। और उसके बाद आती हैं लिंडसे स्मिथ, विकेट निकालने के मामले में बात करें तो थोड़ा सा पीछे जरूर हो जाती हैं, एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर। लेकिन इनकी आपको मैं खासियत बता दूं तो ये वैसी बॉलर हैं कि अगर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को हेल्प मिलने वाली कंडीशन है तो वहां पर भी ये पावर प्ले में बॉलिंग करती हैं और तब ये सीम पर लैंड कराती हैं गेंद को, सीम मोमेंट भी अपनी स्पिन बॉलिंग एक्शन से निकाल जाती हैं। हालांकि विकेटें उसी वजह से, चूंकि फ्लैटर ट्रेजेक्टरी की बॉलिंग बहुत करती हैं तो विकेट
विकेटें बहुत ज़्यादा मिलती दिखाई नहीं पड़ती इनको, लेकिन एक स्पिनर के तौर पर काफ़ी अच्छी ऑप्शन है, चाहे किसी भी तरीके की कंडीशन हो। और बाकी लॉरेन बेल अभी तक उतने कामयाब नहीं रही हैं, 3 मैच में केवल 2 ही विकेट है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी काफ़ी शानदार ऑप्शन होंगी। और बाकी बैटिंग में आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जिसमें से एलिस कैप्सी तो है ही मेरे हिसाब से सेफेस्ट, और बाकी यहाँ पर मैं एमी जोन्स को भी काफ़ी हद तक प्रेफर करूंगा, जो कि विकेट कीपिंग के भी पॉइंट्स देंगी। और बाकी सोफिया डंकली अगर खेलती हैं तो इनको शायद मैं उतना बड़ा प्लेयर ना मानूं अपनी टीम में ले जाने के लिए, लेकिन नटली सिल्वर ब्रंट अगर खेलेंगे तो 100% हमारी टीम में आएंगी। बाकी वही जैसा मैंने आपको बताया कि अगर विकेट टेकिंग एबिलिटी के हिसाब से जाएंगे तो फ्रेया केम्प और डैनी गिब्सन ज़्यादा बेटर मेरे हिसाब से ऑप्शन है, जिसमें चार्ली डीन और सोफिया क्लिस्टन भी गेम में आ जाती हैं और लॉरेन बेल भी आ जाती हैं। तब शायद उस कंडीशन में मैं लिंडसे स्मिथ को ड्रॉप कर दूं। और बाकी बैटिंग में देखना पड़ेगा कि किस इनिंग की बैटिंग होगी। स्पेसिफिकली अगर सेकेंड इनिंग की बैटिंग होती है तो टॉप ऑर्डर की दोनों बैटर्स और प्लस एलिस कैप्सी मेरी टीम में होंगी, और पहली इनिंग की बैटिंग होगी तो एमी जोन्स, एलिस कैप्सी को मैं लेकर के जाऊंगा और फ्रेया केम्प और डैनी गिब्सन को लेकर के जाऊंगा। और बाकी चार्ली डीन, एक्लेस्टन और लॉरेन बेल भी हमारे पास ऑप्शन है, यानी कि इंग्लैंड के पास ज़्यादा मजबूत ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेंगी। कम से कम 6 से 7 प्लेयर जो आपकी टीम में आ सकती हैं। और बाकी वेस्ट इंडीज़ की तरफ से भी आपको मैंने 6 ऑप्शन बताए थे, लेकिन 12 प्लेयर तो आप लेकर के जा नहीं सकते, 12-13 प्लेयर लेने 11 ही हैं। लेकिन उसके हिसाब से आगे बढ़ते हुए थोड़ी सी और हम हेल्प लेंगे कि कौन सी और कुछ ऐसी प्लेयर क्या हैं इंग्लैंड की तरफ से जिनको हम ड्रॉप कर सकते हैं। तो वो ऑप्शन अगर आप चेक करना है तो एमी जोन्स और डैनी बैट के आंकड़े बहुत अच्छे हैं नहीं, स्पेसिफिकली वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और इसी वजह से मैं डैनी बैट को पहली इनिंग की बैटिंग में पिक नहीं करूंगा। लेकिन एमी जोन्स ये हमारी टीम में जरूर रहेंगी। सोफिया डंकली के आंकड़े बहुत अच्छे हैं अगर आप देखें वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो अगर आप ऐसी कंडीशन में जाना चाहते हैं डेटा के बेसिस पर कि दोनों ओपनर्स को ड्रॉप करना चाहते हैं, तो सोफिया डंकली को जरूर अपनी टीम में आप ले जाइए। बाकी एलिस कैप्सी के 3 मैच में 18 रन है, हेदर नाइट के भी ठीक ठाक से नंबर्स हैं। और बॉलिंग में सबसे कमजोर किसी का आंकड़ा है तो लिंडसे स्मिथ का ही है, जो कि बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन सेकेंड इनिंग की बॉलिंग में 12 का स्ट्राइक रेट है, जो कि आप उधर देखेंगे। तो काफ़ी हद तक आपको ओपनर्स में और नंबर 3 की बैटर में तय करना है कि इन तीनों टॉप ऑर्डर की बैटर्स में से किन 2 ऑप्शंस को आप ट्राई करेंगे या किसी एक को ही ट्राई करेंगे। क्योंकि अगर नटली सिल्वर ब्रंट खेल गई आकर के नंबर 3 पर तो सोफिया डंकली बाहर जाएंगी। और हालांकि ये भी हो सकता है कि डैनी बैट को बाहर बिठा करके ये लोग एमी जोन्स से और सोफिया डंकली से ओपन करा दें और तब नंबर 3 पर आकर के नटली सिल्वर खेल दें। तो ये तो टॉस के बाद हमको पता चलेगा, लेकिन कम से कम ये तो क्लैरिटी आपको मिल पा रही है कि कौन खेलेगा तो किसको लेकर के जाना है। बाकी इस मैदान पर भी आंकड़े अगर आप देखें तो एमी जोन्स और डैनी बैट यहाँ पर भी फ्लॉप रही है, और इवन यहाँ पर तो सोफिया डंकली भी नहीं चली। लेकिन बाकी जो खिलाड़ी हैं जिनके नाम आपको मैं ऑलरेडी लेकर के बता चुका हूँ कि कौन कौन सी हमारी टीम में होनी चाहिए, उसमें किसी किसी के नंबर्स तो खराब आपको दिखाई पड़ेंगे, स्पेसिफिकली स्पिनर्स के। लेकिन उसका रीजन है क्योंकि एक्लेस्टन और लिंडसे स्मिथ यहाँ पर ज़्यादातर पहली ही इनिंग में बॉलिंग करती पाई गई हैं, तो सेकेंड इनिंग के बॉलिंग के लिए तो एक बेस्ट ऑप्शन है। हालांकि चूंकि सामने वेस्ट इंडीज की टीम है, ये भी हमको देखना पड़ेगा कि सामने टीम कौन सी है, तो उस वजह से स्पिनर्स को तो हम ड्रॉप करेंगे नहीं। और बाकी इंग्लैंड की टीम है तो ये भी स्पिन उतना अच्छा खेलती नहीं, और वो आपको यहाँ पर नंबर्स में देखने को मिल जाएगा, जिसमें डिएंड्रो डॉटिंग का नाम भी आपको दिखाई पड़ेगा एक पेसर के तौर पर, चैनल हेनरी का नाम भी आपको दिखाई पड़ जाएगा। और बाकी तो हेली मैथ्यूज और बाकी जो टाइप ऑफ स्पिनर हैं सामने की टीम में, उनके खिलाफ क्या वीकनेसेस हैं इन इंग्लिश बैटर्स की, वो आप सब कुछ यहाँ पर वीडियो को रोक करके देख लीजिए। और उसी हिसाब से आपको उन्हें पीछे बताया भी था कि किसको किसको टीम में रखना है आपको। और ये सब कुछ देख लेने के बाद एक बात तो क्लियर है कि चूंकि एक तो होम ग्राउंड है, लॉर्ड्स का मैदान है, यहाँ के सिचुएशन के हिसाब से इंग्लैंड की टीम ज़्यादा अगर हम देखें तो एक्लेमेटाइज हो चुकी होगी, तो निश्चित तौर पर इंग्लैंड की टीम फेवरेट तो है। लेकिन किस इनिंग की बैटिंग बॉलिंग होने वाली है, पिच कैसी होने वाली है, वेदर कैसा होगा, उसका भी एक बड़ा हाथ होगा आज के इस मैच के रिजल्ट्स के हिसाब से अगर आप देखें। तो वो सारे अपडेट्स आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सअप चैनल पर करने वाला हूँ टॉस के बाद, और यहीं पर अपनी फाइनल टीम भी उसके बेसिस पर जो बनेगी वो देने वाला हूँ। तो टेलीग्राम और व्हाट्सअप को जाकर के ज्वाइन जरूर कर लीजिए। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो फिलहाल यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।